नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज फिर आप सब लोगों के मध्य उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल करप्शन फ्री इंडिया और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ कॉमन मैन के माध्यम से। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं और उस टॉपिक का नाम है करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार। हम अक्सर सुनते थे बचपन में एक गीत, बड़ा मशहूर गीत था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अक्सर हमें ये सुनने को, पढ़ने को, अपने इतिहास की किताबों में, लोक कथाओं में ये सुनने को मिलता था कि भारत एक बहुत महान, एक बहुत रिच कंट्री था। यहां दूध और दही की नदियां बहती थी, अर्थात यहां हर तरफ सुख और समृद्धि का वास था। पर अफसोस, जब हमने होश संभाला तो हमने देखा कि भारत में ऐसा कुछ नहीं। कोई मुझे सोने की चिड़िया नजर नहीं आई, कोई दूध और दही की नदियां नहीं आई। उल्टा क्या नजर आया कि ये जो करप्शन का गुण है हमारे देश को हर तरफ से खाए जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कैसे, अगर केंद्रीय सरकार के किसी आप विभाग में चले जाएं, वहां पे भी हमें सबसे पहले जो सामना है करप्शन से करना पड़ता है। चाहे राज्यों के कोई विभाग है, वहां जाते हैं तो भी हमें करप्शन से सामना करना पड़ता है। और हम सब लोगों की एक त्रासदी है कि हम सब लोगों ने अपने आप को उस अनुरूप ढाल लिया है कि हम उन लोगों के शिकार होते हैं पर उस बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे संसार का एक देश है स्वीडन, जहां 1809 में करप्शन के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई गई थी। वहां पर उन्होंने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अंबड्समैन बनाया, विच वाज स्पेशली फॉर्म्ड टू कंट्रोल द इवल ऑफ करप्शन। एंड वो जो था, वो अंबड्समैन, उसका जो खाका था वो बाद में कई देशों ने, जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क, कई लोगों ने उसको एप्लीकेबल किया अपने कंट्री पे। और हमारा जो भारतवर्ष जो 1947 में आजाद हुआ, उसको इस बात को अडॉप्ट करते करते सन 2013, अर्थात तकरीबन 66 साल लगे उस लोकपाल, जो अंबड्समैन, जिसको हम, जो संस्कृत भाषा में जिसका अर्थ है लोकपाल। लोकपाल मीन्स लोग मीन्स लोगों के लिए, पाल मीन्स प्रोटेक्शन, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए एक संस्था। और उसको हमें अडॉप्ट करते करते 66 साल लगे आजादी के बाद। वो क्यों? क्योंकि इस भ्रष्ट तंत्र में ऐसे लोग बैठे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि हमारे देश से ये जो बुराई है कभी खत्म हो, क्योंकि उनकी जो दुकानें थी वो बंद हो जाती अगर ये बुराई का धंधा खत्म हो जाता। मैं अक्सर ये सुनता हूं कि भारत वर्ष में घोटाले होते हैं, आप सब लोगों ने भी ये सुना होगा। और अक्सर ये हमें ये भी सुनने को मिलता है कि अरे भैया, अंग्रेजों का शासन था उस टाइम तो बड़ा कोई भ्रष्टाचार हर तरफ नहीं था, बड़ा सुख समृद्धि थी, और जैसे ही भारत आजाद हुआ तो यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। नहीं, इस चीज में मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ 1947 में एक एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। वो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उस टाइम भी भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार पे नकेल डालने के लिए उस एक्ट को बनाना पड़ा। और उसके बाद उस जो एक्ट था उसका प्रारूप को थोड़ा संशोधित करके 1988 में एक नया एक्ट बनाया गया, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसमें एक सजा का प्रावधान किया गया, 3 साल तक की सजा। और इसके बाद एक अमेंडेड एक्ट बनाया गया 2018 में, एक जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडेड एक्ट बोलते हैं 2018। 2013 में जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, वो एक्ट
का जो है उसके अकॉर्डिंगली ना तो लोकपाल की नियुक्ति की गई और ना ही लोकायुक्तों की नियुक्ति की गई। और भारत का जो पहला लोकपाल नियुक्त हुआ वो 2019 में ली गई। हमारे जो ये राजनेताओं की जो जड़ें हैं वो खुद भ्रष्टाचार में इस हद तक लिप्त हैं। सारे राजनेता नहीं मैं कहता, पर कुछ राजनेता ऐसे हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक जहां तक उनकी पहुंच है वहां तक वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। और बड़े बड़े घोटाले हम सब लोगों ने देखे अपनी लाइफ में, सुने हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। 1947-48 में पहला घोटाला जब हमारा देश आजाद अभी हुआ था, उस टाइम सबसे पहला घोटाला जीप घोटाला आया हमारे सामने। उस टाइम कुछ जीप्स का ऑर्डर दिया गया फॉरेन कंट्री को 300 पाउंड पर जीप के हिसाब से, टोटल 1500 से 2000 के बीच में जीप हमें सप्लाई करनी थी और उसकी पूरी पेमेंट वी हैड पेड। बट जो जीप्स की हमें डिलीवरी आई वो 155 जीप्स, 155, 156, 157 जीप्स हमारी कंट्रीज को डिलीवर हुई। बट बाकी जो पैसा था वो कहां गया? भ्रष्ट राजनेताओं को और उन बिचौलियों की जेब में जो उसमें लिप्त थे। उसके बाद हमने सैकड़ों घोटाले ऐसे देखे। वो घोटाले क्या थे? वो घोटाले जिनमें हमने देखा तहलका स्कैंडल, जिसमें कुछ राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट थी। इसके अलावा स्टाम्प पेपर घोटाला देखा, जिसमें सुनते हैं कि 30,000 करोड़ का ये बहुत बड़ा घोटाला था, पर बाद में शायद इसको 200 करोड़ का घोटाला बताया गया, जिसमें अब्दुल करीम तेलगी, जिसकी बाद में ड्यूरिंग ट्रायल ही डेथ हो गई। और बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें किसी को भी सजा नहीं हुई। इसके बाद हमने कई घोटाले देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हसन अली खान का टैक्स एवेजन का तकरीबन 50,000 करोड़ का घोटाला। उसके बाद सत्यम घोटाला। उसके बाद हमने देखा कि मधु कोड़ा का मनी लॉन्ड्रिंग का केस और आदर्श सोसाइटी घोटाला। आदर्श सोसाइटी घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसमें हमारे उन जवानों की, उन शहीद जवानों की विधवाओं के लिए जो घर आरक्षित किए गए वो कैसे सिविलियंस को दे दिए गए। हम लोग अपने उन जवानों को जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, उन जवानों की चिताओं पे भी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हमारे ये राजनेता। अरे भैया डूब मरो कहीं जाकर। अगर तुम सब भ्रष्टाचार में इस हद तक लिप्त हो तो भगवान तुम्हें ऐसी सजा दे कि बाकी सब आने वाली जनरेशन देखे कि तुम लोगों का हाल क्या हुआ। हमारी सरकारें भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किस हद तक सिंसियर हैं, इसका अंदाजा हमें इसी बात से लग जाता है कि जब 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 बनाया गया तो उसके 6 साल बाद तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। लोकपाल की नियुक्ति हुई जाके 2019 में, जब जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष को भारत का फर्स्ट लोकायुक्त बनाया गया। और लोकपाल का जो ये कंसेप्ट है ये भी हमारी किसी सरकार की देन नहीं, ये हमारे उस एक सूरमा, उस पर्सन जिसको हम अन्ना हजारे के नाम से जाते हैं, उनके कड़े परिश्रम, उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो उन्होंने बार बार अनशन पर बैठकर हम सब लोगों को लोकपाल और लोकायुक्त के अधिकारों के बारे में जागरूक किया। हम लोगों को पता चला, हम लोग जो इस बात से अनजान थे कि लोकपाल क्या होता है भाई, लोकायुक्त क्या होता है, तो उस इंसान ने हमें हमारे राइट्स और इस लोकपाल का जो एम्बिट और इसके जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में हमारी नॉलेज को बढ़ाया, हमें हम सब लोगों को अवेयर किया। ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि 2019 में हमारी सरकार को एक लोकपाल नियुक्त करना पड़ा। पर अफसोस अभी तक हमारी कुछ राज्य सरकारें इस बारे में सिंसियर नहीं, क्योंकि उनके यहां अभी तक लोकायुक्तों की नियुक्ति भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं, इसमें अक्सर जो दोषी हैं वो या तो छूट जाते हैं, उनको कोई सजा नहीं होती, और जो सबसे बड़ी बात है कि हजारों करोड़ों रुपया जो हम सब लोगों का एक हार्ड अर्न्ड मनी है, जो अब हम लोग मेहनत से कमाई हुई अपनी जो
सैलरी है, जो अपनी दौलत है, उसके ऊपर जो टैक्स देते हैं, वो उस टैक्स को मिसयूज कर कर भाग जाते हैं विदेशों में। कोई उस टैक्स को मिसयूज करते हैं, उनके घोटाले करते हैं, पर उनसे रिकवरी क्या होती है? निल। और यह सबसे बड़ी बात है कि आज दिन तक जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए, उसमें एक पैसे की रिकवरी भी शायद ही कहीं पे हुई हो। अक्सर जो हम बातें सुनते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और भी कई जो भारत सरकार के कई विभाग हैं या हमारी राज्य सरकारों के कई विभाग हैं, उनमें भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। पर उसके निवारण के लिए हमारे सरकारों की जो उदासीनता है, वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत बुरी बात है। पर इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हमें खुद अपने हकों के लिए लड़ना होगा। हमें लड़ना होगा इस भ्रष्टाचार तंत्र से, इस करप्शन रूपी दानव से, और हम सब लोगों को इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना होगा। और तभी हम एक समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। आज मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक प्रण लें कि आप सब लोग मिलकर आवाज़ उठाओगे कि इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल करप्शन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ करप्शंस। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस मुहिम में हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाएं। और अगर आप सब चाहते हो कि भारत एक करप्शन फ्री कंट्री बने, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरा साथ मेरे YouTube चैनल करप्शन फ्री इंडिया या वॉइस ऑफ कॉमन मैन, जो कि मेरा फेसबुक का पेज है, उस पेज को सब्सक्राइब करें और मेरा इस मुहिम में हाथ बटाएं। इन शब्दों के साथ मैं अब सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।